दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं प्रशांत त्रिपाठी टू आइडियन सरकारी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो आपका होगा वर्णमाला एंड और वर्ण विचार। उस टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, उस पर बताएंगे, चर्चा करेंगे। आपके जो हिंदी भाषा का और हिंदी के जो इतिहास कहाँ से उत्पन्न हुई थी वो टॉपिक आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। उसमें हम लोग जितने मेन क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे कवर कर लिए हैं। और अब देखेंगे कि हमें वर्णमाला में पढ़ना क्या है, वर्णमाला में स्वर कहाँ से आते हैं, व्यंजन कहाँ से आते हैं, ध्वनि कहाँ से होती है। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो से क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। और आपको नोटबुक ले करके हमारे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है और पढ़ते रहना, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला जो आपका पढ़ाया था टॉपिक वो था वो हिंदी वाला, वो भी इंपॉर्टेंट था। उससे भी 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। वर्णमाला से कम 3-4 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं। 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन वर्णमाला से बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के हर एक स्टेप को समझते हुए चलना है। अगर आपको उस स्टेप में डाउट आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो आइए वर्णमाला वर्ण विचार में देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो वर्णमाला में क्या होता है आपका, वर्णमाला में आपका एक होता है, एक आपका स्वर होता है। अगर वर्णमाला का बात करें तो एक आपका स्वर होता है और एक आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। तो अगर स्वर की हम बात करें, आप देखेंगे स्वर क्या होते हैं। अगर स्वर की बात करें तो स्वर वो होते हैं जो मानव मुख से जो ध्वनि बहुत इजीली निकल जाती है, जिसपे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, कोई दबाव नहीं पड़ता है, उसे स्वर बोलते हैं। आप लोग जानते हैं, अगर हम स्वर की बात करेंगे तो स्वर आप जानते हैं कि आ ई उ ए ओ इस टाइप के क्या होते हैं, स्वर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अंग आहा को स्वर में हम लोग नहीं लेते हैं, वो क्या होते हैं, अयोग्यवाह होते हैं, ठीक है। उसकी जगह एक आपकी री आती, उसको लेंगे। तो अगर हम देखें आपके स्वर हैं, स्वर आपके 11 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे स्वर तो आपके यही होते हैं, आप देख लीजिए क्या होता है। आ होता है, बड़ा आ होता है, छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और आपका औ होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आपका होता है री, ये आपका भी स्वर माना जाता है। इस प्रकार से स्वर आपके टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब एक बात आती है, एक बात इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है, एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, उसको हमें समझना है। वो क्या होगा, अब आपका स्वर तो 11 हो रहे हैं, अब इस स्वर की परिभाषा भी दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि स्वर है, पॉइंट आया स्वर, तो स्वर के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, उसको लिखाएंगे, उसको आपको बताएंगे। तो आप स्वर जानते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर आ ई उ ए ओ तक क्या होते हैं, ये आपके स्वर होते हैं। फिर आपका एक री आता है। अंग आहा आपका स्वर नहीं होता है, अंग और आहा जो होते हैं आपके अयोगवाह होते हैं, वो आपका स्वर में नहीं लिया जाता, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब एक बात आती है, अगर बोलते हैं स्वर तो आपके 11 हैं। अगर एग्जाम में बहुत बड़ी गलती बच्चे कर देते हैं तो बेटा आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपसे पूछ दे कि स्वर कितने होते हैं वर्णमाला में, तो 11 होते हैं। अगर आपसे पूछ दे वर्णमाला में मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं आपकी 10 होती हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, स्वर को ही मात्रा समझते हैं, ठीक है, स्वर को ही मात्रा समझते हैं। तो अगर स्वर पूछा जाए तो आप 11 टिक करेंगे, अगर मात्रा पूछा जाए आपसे तो 10 टिक करेंगे। अब आपको एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि मात्रा में 10 कैसे हो गया, तो यहाँ पे कौन सा जो ऐसा स्वर है जो आपका क्या है, जो मात्रा नहीं है। तो आपका जो आ है, छोटा आ है, इसको मात्रा में नहीं गिना जाता है, ठीक है।
तो ये जो है ये मात्रा में नहीं आता है, बाकी क्या तो वही घट करके आपका 10 मात्राएं होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अच्छा एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम होगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। क्या करना है, आपको जो मैंने बताया है उसको समझ लेना है, कॉपी पेन पे नोट कर लेना है, तो एग्जाम में जो गलती होगी वो आप गलती करने से बिल्कुल बच जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखें तो स्वर 11 होते हैं, मात्राएं 10 होती है। कभी छोटा आ की मात्रा को मात्रा नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा आ तो अगर हम का विश्लेषण करें, देखा जाए का विश्लेषण करें, का को तोड़े, का अक्षर को हम लोग जानते हैं का प्लस आ होता है। अगर इसको का बोलेंगे, अगर इसको का बोलेंगे तो आप देख रहे हैं का में अब बड़ा आ की मात्रा लगी, इसे ही मात्रा बोलते हैं, समझो। इसलिए यहाँ पे जो आ होता है, इसलिए आ को मात्रा नहीं बोला जाता, क्योंकि हम लोग का को का ही पढ़ते हैं, का नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत ही देसी तरीके से अगर समझ लिया जाए तो ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। जैसे का को हम लोग का पढ़ते हैं, का मात्रा कहाँ निकल रही, इसीलिए, और इसका जो विच्छेद होता है आपका वो का प्लस आ होता है। तो आप देख रहे होंगे कि का प्लस आ उसका जो विच्छेद होता है, तो इस आ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मात्रा में हम लोग नहीं गिन रहे हैं। अगर इसको मात्रा में गिनेंगे तो का पढ़ेंगे, तो का को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक बात समझ में आपको आ गई होगी कि मात्राएं 10 होती हैं और स्वर आपके 11 होते हैं। तो अगर हम बोले तो यही बोलेंगे, ऐसी साउंड, ऐसी ध्वनि जो बिना किसी रुकावट के इजिली बाहर आ जाए। स्वर ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे ध्वनि होते हैं जो बिना किसी रुकावट के इजिली मुख से हमारे बाहर आ जाए, मतलब कि कम प्रेशर पड़े बोलने में, उसको हम लोग स्वर बोलते हैं। देखिए आ ई उ मतलब कम पड़ रहा। अगर आप व्यंजन को बोल के देख लीजिए, व्यंजन को बोलेंगे का खा गा, तो आपको कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर आपका प्रेशर पड़ रहा है तो आपका व्यंजन है। अगर उसमें बोलने में आपका प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बहुत ही आराम से वो चीजें आपके सामने बाहर निकल रही हैं, तो यही आपके स्वर की परिभाषा होती है। तो लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि स्वर वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे मुख से बहुत ही इजीली बाहर निकलते हैं, उनमें प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे हम व्यंजन पे चर्चा करेंगे। तो आइए अब देखेंगे कि अगर हम बात करें तो वर्णमाला में वैसे वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है आपकी 52 होती है। तो वर्णमाला में बात करें वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 होती है, आपको पता होगा। लेकिन अगर बात करें लेखन या प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, लेखन या प्रयोग के आधार पर अगर एग्जाम में आ जाए, आधार पर लेखन या प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो आपके 49 होते हैं, 49 होते हैं। अगर एक क्वेश्चन बन जाए कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर कितने होते हैं, तो इनके आधार पर 46 है। और एक क्वेश्चन बने, अगर पंडित कामता प्रसाद ने स्वर कितने माने, स्वर के अनुसार प्रसाद के अनुसार स्वर आपके कितने, तो पंडित कामता प्रसाद ने अंग आहा को भी जोड़ लिया था और इन्होंने स्वर को 13 बता दिया था। और इनके आधार पर जो व्यंजन थे, व्यंजन कितने थे, वो आपके 33 थे। तभी देख रहे हैं टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या उन्होंने कितनी मानी 33, 13, 46। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आपके वर्णमाला में वर्णों की संख्या के बारे में बात करें तो आपकी क्या होती है, वर्णमाला में ऐसे अगर ऐसे ही आ जाएगा, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है तो आप बता देंगे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, 52 होती है। फिर अगर एक आपको क्वेश्चन बनता है कि वर्ण लेखन या प्रयोग के आधार पर वर्णमाला में वर्णों संख्या कितनी होती, लेखन या प्रयोग के आधार पर वर्णमाला में वर्णों संख्या
49 मतलब 49 होती है। आपको कॉपी पेन में नोट करते हुए चलना है। फिर अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने होती है वर्णमाला में वर्णों संख्या, तो उन्होंने 46 मानी है, 46 मानी है। फिर अगर पूछ दे आपसे कि पंडित कामता प्रसाद के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो आपके स्वर 13 होते हैं, इन्होंने अंग आहा को भी जोड़ लिया था। फिर अगर पूछे पंडित कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। तो कहने का मतलब है, फिर से आप इसको इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे टोटल वर्णों की संख्या पूछेगा तो आप 52 बताएंगे। अगर प्रयोग या लेखन के आधार पर पूछेगा तो आप 49 बताएंगे। अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों संख्या पूछेगा तो आप 46 बताएंगे। अगर उनके अनुसार स्वर पूछेगा तो आप 13 बताएंगे, 13 बताएंगे। अगर उनके अनुसार व्यंजन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आप 33 बताएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका क्या हो गया, वर्णमाला में जो वर्णमाला का पोर्शन था ये भी कवर हो गया। जो स्वर के बारे में बताना था वो भी कवर हो गया। अभी हम केवल आपको बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप केवल देखते जाइए और कॉपी पेन में जो आपको अच्छा लगे वो पॉइंट लिखते जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में यही से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखेंगे। तो हर एक स्टेप को भी समझाना है हमको। अब क्या अभी वर्णमाला का वर्ड विचार स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी केवल उसके बारे में डिस्कशन ही चल रहा है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो उस अब वर्णमाला के प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने स्वर को भी समझ लिया, व्यंजन को भी समझ लिया। ठीक है, उसके वर्णमाला में वर्णों संख्या को भी समझ लिया। तो अब वर्णमाला के टॉपिक को हम लोग अग्रसर करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो वर्णमाला का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस पर देखेंगे। वर्णमाला को हमने आपको समझा दिया, स्वर को समझा दिया, व्यंजन को समझा दिया, क्योंकि वर्णमाला में जो टॉपिक आ रहे हैं। अब एक बात आती है आपकी, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है, वर्ण और अक्षर में अंतर। ठीक है, आपको हर एक बेसिक से लेकर चलना है। तो वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए, कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए, और जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ऑफलाइन तरीके, कक्षा तरीके आप लोग पढ़ते चलिए। अगर हम लोग वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या होते हैं, वर्ण वे शब्द होते हैं जिनके और कोई टुकड़े ना हो सके। ठीक है, उनको वर्ण बोलते हैं। ऐसे अगर हम बात करें वर्ण की, अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर मतलब होता है आ प्लस क्षर, मतलब कि उसका क्षरण ना हो, उसका टुकड़ा हो सकता है लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता। उसके टुकड़े हो सकते हैं लेकिन वो क्या हो सकता है, वो खत्म नहीं हो सकता, वो क्षर नहीं हो सकता है। उसी बोलते हैं अक्षर। ठीक है, वो क्षर का विलोम ही है, अक्षर में उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अक्षर मतलब उसको ऐसे शब्द हैं अक्षर में आएंगे जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके टुकड़े किए जा सकते हैं। समझ रहे ना बात को, अक्षर वाले जितने भी शब्द आएंगे उनको नष्ट नहीं किया जा सकेगा, लेकिन उनके क्या करेंगे हम लोग, टुकड़े तो कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ण होता है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें आपके वो शब्द आते हैं जिनके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे आपका कोई एग्जाम्पल है, वर्ण क्या होता है, वर्ण में दो पार्ट होते हैं, एक आपका स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। अगर हम स्वर की बात करें तो आ है, आ का टुकड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। व्यंजन की बात करें, का है, इसका टुकड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ण ऐसे शब्द होते हैं शब्द जिनके टुकड़े ना हो सके, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आप बोलते हैं व्यंजन, उन्हें आप क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अक्षर को देखेंगे तो अक्षर क्या होता है, ये ऐसे आप अक्षर लिखा है जिसको हम लोग नष्ट ना कर सके। तो अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल हमने ये समझ लिया। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे आपके सामने आएगा कि इसमें वो शब्द आएंगे जिनके हम लोग इनको नष्ट, इसका मतलब जिसको नष्ट ना कर सके, जिसको नष्ट ना किया जाए, नष्ट ना किया जाए, उसी को अक्षर बोलते हैं। लेकिन इसके आपके टुकड़े हो सकते हैं। जैसे अक्षर कोई है, का अक्षर है, का को अक्षर बोलते हैं। ठीक है, का खा गा घा ये आपके अक्षर है।
अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो दो पार्ट में टूटेगा। कौन से पार्ट में टूटेगा? आपका एक हो जाएगा का हो जाएगा और दूसरा आपका आ हो जाएगा। ये दोनों मिलकर ही आपका क्या बनता है? का बनता है। ठीक है, तो वह जो अक्षर होता है वो ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम क्या कर सकते हैं, जिनको नष्ट तो नहीं किया जा सकता लेकिन उनके हम लोग टुकड़े तो कर सकते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, वो क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। स्वर क्या जो वर्ण होते हैं, वर्ण के हम लोग क्या कर सकते हैं? टुकड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक भ्रांति पैदा हुई होगी, एक आपके मन में एक छोटा सा संदेह आया होगा कि बड़ा आ की मात्रा तुम क्या लिख सकते हैं? अगर बड़ा आ की मात्रा लिखें तो उसका हम टुकड़ा कर सकते हैं ना। अगर बड़ा आ लिखें, मात्रा लिखें तो उसका टुकड़ा कर सकते हैं। क्या होता है? आ प्लस आ बराबर क्या होता है? बड़ा आ तो होता है? तो आप देख रहे हैं, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? ये बड़ा आ की मात्रा होती है, इसको लोग बड़ा की मात्रा बोलते हैं। जितने भी मात्राएं होती हैं उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। देख रहे हैं तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उनको टुकड़े फॉर्म में हम लोग नहीं मानते, क्योंकि उसको मात्रा। अब आपको बताएंगे, आपने यहाँ तक समझ लिया था जो आपको बता रहे थे कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है। अब आप देखेंगे कि वर्ण के बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ण में उसके प्रकार कौन कौन से आते हैं। अभी आपको वर्ण कितने प्रकार, स्वर आपको व्यंजन पता है। वर्ण के अगर थोड़े से अच्छे लेवल में जाएंगे तो आपको लगभग वर्ण का एक आपका होता है उच्चारण रीति प्रयत्न होता है, वो थोड़े अच्छे लेवल पूछा जाता है। एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, आप जानते हैं पढ़े थे, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, इस टाइप के वर्ण। मतलब वर्ण तो मतलब वर्ण के अंदर आपका व्यंजन और स्वर तो आ रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन व्यंजन स्वर जो आ रहा है उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो उच्चारण के स्थान पर क्या होते हैं। ठीक है, फिर एक आपका होता है उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर कितने होते हैं, वो हम लिखने जा रहे हैं आपके सामने, और कॉपी पे में नोट करना है और देख के चलना है। वर्ण को डिस्क्राइब करेंगे। वर्ण इनके टाइप कितने होते हैं हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वर्णों को देख रहे हैं हम। तो वर्ण पहला है जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर इसको बांटा गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर भी इसको अलग बांटा गया, इसके कुछ टाइप्स हैं। फिर एक है उच्चारण प्रयत्न या रीति के आधार पर कुछ टाइप्स होंगे जो एग्जाम में थोड़ा डीप में हम लोग जाएंगे तो पूछेंगे। फिर आपका एक भेद तो होता ही है, भेद के आधार पर कितने वर्ण होते हैं वो तो आपको पता है क्या होते हैं। आपका स्वर होता है और आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। तो अगर वर्ण के भेद पूछें तो आप भेद कितना बताएंगे, स्वर और व्यंजन बताएंगे। अगर पूछें वर्ण का उच्चारण प्रयत्न के कितने टाइप्स हैं तो वो टाइप्स बताएंगे। अगर पूछे आपसे वर्ण के उच्चारण स्थान के कितने टाइप हैं तो वो बताएंगे। तो अगर वर्ण के उच्चारण स्थान की हम लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे आपका पहला क्या होता है, अगर बात करें तो आपका पहला क्या होता है कंठ, दूसरा क्या होता है तालु होता है, ये वर्ण के उच्चारण स्थान के प्रकार बता रहे हैं। तीसरा क्या होता है आपका मूर्धा होता है, फिर आपका दंत होता है, फिर आपका एक ओष्ठ होता है, फिर आपका क्या होता है एक दंतोष्ठ होता है, उसको लिखेंगे। और उसके बाद एक आपका नासिक होता है, तो ओष्ठ हुआ, फिर ओष्ठ का, फिर दंत ओष्ठ एक आपका होगा, दंतोष्ठ होगा, फिर एक आपका आएगा दंतोष्ठ के बाद कंठ तालव्य आएगा, उसके बाद आपका आएगा कंठ तालव्य, फिर कंठोष्ठ आएगा, फिर आपका एक आएगा नासिक, जो नासिका नाक से बोले जाते हैं। तो इतने प्रकार के आपके क्या हैं, ये उच्चारण के स्थान पर जो उच्चारण से प्रयुक्त वर्ण हैं वो इतने प्रकार के हैं, 5, 6, 7, 8,
9 प्रकार के। अगर हम बात करें उच्चारण के प्रयत्न या रीत के आधार पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आप पढ़ेंगे ही तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबको पता है। मूर्धा अब एक फिगर बना के आपको बता देंगे, वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे क्या निकलते हैं। तो अब उच्चारण और प्रयत्न के आधार की हम बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग देखेंगे इसको 2 प्रकार के टाइप में बांटा गया है। पहला टाइप आपका है अभ्यांतर, पहला टाइप आपका है अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न। दो टाइप्स हैं इसके। फिर अब देखेंगे कि अभ्यांतर प्रयत्न में कितने टाइप इसके आते हैं। तो इसमें आपका आता है एक विव्रत होता है, आपका विव्रत होता है, दूसरा आपका होता है स्पष्ट होता है, तीसरा आपका होता है ईषद विव्रत होता है, ईषद विव्रत होता है, और चौथा आपका क्या होता है ईषद स्पष्ट होता है। चौथा आपका ईषद स्पष्ट होता है। तो आपके ये क्या होते हैं, ये आपके 4 प्रकार के। अगर आपके उच्चारण प्रयत्न या उच्चारण की रीति के आधार पर वर्णों को पूछ लिया जाए, तो उच्चारण या रीति के आधार पर वर्ण आपके 2 होते हैं, एक आपका अभ्यांतर, एक आपका बाह्य प्रयत्न होता है, एक अभ्यांतर प्रयत्न होता है। अब अभ्यांतर में कितने अभ्यांतर जो होते हैं, अगर डीपली थोड़ा पूछ लें कि अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तो आपके कितने होते हैं 4 होते हैं, चारों लिखे हुए हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखेंगे तो क्या होता है, एक आपका अघोष होता है, हम लोग जानते हैं अघोष होता है, एक आपका क्या होता है सघोष होता है। सघोष को हम लोग क्या बोलते हैं घोष भी बोलते हैं, ठीक है, सघोष या घोष। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखेंगे अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो देखेंगे कि ये विव्रत को क्या बोलते हैं। विव्रत स्पष्ट, ईषद विव्रत और ईषद स्पष्ट थोड़े नए नाम है, आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो अच्छे एग्जाम है, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वो वर्ण आपसे नहीं पूछेगा कि वर्ण तो आप जानते हैं वर्ण क्या होता है, स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं, उसमें 33, उसमें 13, 11, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर थोड़ा सा पेपर अच्छा बनेगा तो हम जो पेपर की क्वालिटी होगी है हिंदी, थोड़ा अंदर से पूछेगा। तो अगर अंदर से पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये तो हम लोग जानते हैं पढ़ेंगे। अगर पूछ नंबरिंग में कि वर्ण उच्चारण के स्थान पर कितने होते हैं, तो आप बता देंगे 9 होते हैं। अगर पूछ दे वर्ण उच्चारण की प्रयत्न रीति के आधार पर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। पहला अभ्यांतर, तो हम समझा रहे थे आपको कि अभ्यांतर प्रयत्न में जो आपके विव्रत स्पष्ट और ईषद विव्रत और ईषद स्पष्ट जो हैं वो कितने होते हैं, आप देख रहे हैं 4 होते हैं, ठीक है। और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, आपके बाह्य प्रयत्न के आधार पर आपके 2 होते हैं, एक आपका अघोष होता है, एक आपका सघोष होता है। और फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपको बताना क्या है, आपको फिर एक बार बता रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और वो पूछता है कि वर्ण जो है वर्ण आपका कितने प्रकार के होते हैं, भेद उसके केवल टाइप्स कितने हैं, तो आप टाइप्स उसके 2 बताएंगे, स्वर व्यंजन। अगर वो थोड़ा पूछता है कि वो उच्चारण के स्थान पे कितने भेद हैं उसके, तो आप 9 बताएंगे जो लिखे हुए हैं। फिर अगर पूछता है उच्चारण की प्रयत्न या रीत के आधार पर कितने बताएंगे, तो अभ्यांतर इसमें 2 होते हैं, एक अभ्यांतर प्रयत्न होता है, एक आपका बाह्य प्रयत्न होता है, ठीक है। फिर अगर देखेंगे कि अभ्यांतर में कितने आते हैं, तो विव्रत स्पष्ट, ईषद विव्रत और ईषद स्पष्ट होता है। और बाह्य में क्या होता है अघोष एंड सघोष होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि विव्रत में क्या होता है, विव्रत में कौन से वर्ण आते हैं, तो विव्रत में आपके स्वर आते हैं, स्वर आते हैं। और स्पष्ट की बात करेंगे, स्पष्ट में आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन आते हैं। फिर अगर ईषद विव्रत की हम बात करेंगे तो इसमें क्या आता है आपका अंतस्थ आते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके उनको ईषद विव्रत बोलते हैं। फिर जो ईषद स्पष्ट होता है उसको ऊष्म बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब फिर आपके 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से
कि अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अगर विव्रत को क्या बोलते हैं, तो विव्रत क्या होते हैं, वो स्वर होते हैं। स्पर्श व्यंजन को दूसरा नाम क्या है, क्या स्पर्श व्यंजन पूछ दे, इसमें से स्पष्ट वर्ण कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन की जगह पे स्पष्ट का नाम क्या करेगा, यूज कर सकता है। अंतस्थ व्यंजन का दूसरा नाम ईषद विव्रत भी यूज कर सकता है। उस व्यंजन का दूसरा नाम ईषद स्पष्ट भी यूज कर सकता है। और इन्हीं नामों को यूज करके, इन्हीं नाम का वो प्रयोग करके पेपर को अच्छा बना देगा। अब सबको क्या पता होता है कि सबको स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन पता होते हैं, लेकिन उनको क्या पता नहीं होता, उनको विव्रत पता नहीं होता है, उनको स्पष्ट पता नहीं होता है, उनको ईषद विव्रत नहीं पता होता है और उनको ईषद स्पष्ट नहीं पता होता है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है आता है वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को गलत अब हमें नहीं करना है। करना क्या है, इनके जो दूसरे नाम है इन नाम को समझ लेना है। स्वर को विव्रत बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन को स्पष्ट बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन को ईषद विव्रत बोलते हैं और उस व्यंजन को क्या बोलते हैं, ईषद स्पष्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको बताया। अब देखेंगे कि वर्णमाला का जो है यहाँ से आपके 5 प्रकार से निकलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो उच्चारण निकलता है, कंठ निकलता है एक उच्चारण वर्णों का, फिर एक ताल से निकलता है कुछ शब्द हैं, फिर कुछ मूर्धा से निकलते हैं, फिर कुछ दंत से निकलते हैं, फिर कुछ ओष्ठ से निकलते हैं। अगर इसका एक फिगर टाइप का बताएं, जैसे ये आपका गला है, ये आपका गला है, तो यहाँ से कोई शब्द निकल रहा है, ये आपका कंठ है, कंठ है, तो कुछ शब्द यहाँ से निकल रहे हैं जो बोलेंगे कंठ से बोलेंगे, उसको आगे बताएंगे कंठ से क्या बोलेंगे, तालु से क्या बोलेंगे, मूर्धा से क्या बोलेंगे और कंठ तालव्य से क्या बोलेंगे, इनको एक एक करके बताएंगे। तो आपको एक फिगर में समझना है कि कंठ के बाद क्या आएगा, ताल, उसके कंठ से क्या निकलेगा, फिर तालु के बाद क्या निकलेगा, उनके बाद कौन कौन से अक्षर का सीरियल क्रम क्या होगा उसको हम बताएंगे। तो अगर हम लोगों की गर्दन नेक है, तो यहाँ से क्या होता है, कंठ से कुछ स्वर निकलेंगे, उसके बाद आपकी क्या आती है, उसके बाद आपकी तालु आती है, तालव्य तालु आती है, उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, उसके बाद आपकी आएगी आगे मूर्धा होगा, मूर्धा होगा, ये उसका क्रम होता है वर्ण के निकलने का। उसके बाद आपके दांत होते हैं, मतलब दंत, उसके बाद आपका क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एंड ओष्ठ, उसके बाद ओष्ठ होते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से ध्वनि निकली और ऐसे होते हुए 5 1 2 3 4 5 पार्ट में क्या होती है, वो निकलती है। फिर कुछ शब्द होते हैं डबल निकलते हैं। तो इस प्रकार के आपको समझ लेना है और नोट कर लेना है। जो वर्ण का एक हमने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है, तो आपको नोट कर लेना है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपके 3-4 क्वेश्चन यहीं से आपके बन रहे हैं, उनको देखना है। इनका ये नाम होता है, उनका वो नाम होता है। एग्जाम में क्या होता है, हिंदी को और कहीं से चेंज थोड़ी नहीं कर देगा। अच्छे पेपर होते हैं उनमें उनका केवल नाम बदल जाता है और कुछ नहीं होता। जो छोटे पेपर होते हैं उसमें डायरेक्ट नाम दे देता है। तो अच्छे पेपर में केवल नाम की चेंजिंग होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को ये हम लोगों के नाम है। तो अगर स्वर नहीं पूछ रहा कि विव्रत कितने होते हैं वर्णमाला में, तो आप विव्रत बता देंगे 11 होते हैं। फिर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो उस प्रकार स्पष्ट को स्पर्श व्यंजन बोल सकता है, अंतस्थ को ईषद विव्रत बोल सकता है और ऊष्म को ईषद स्पष्ट बोल सकता है। ऐसे ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, एक एक अच्छे फॉर्म में नोट कर लेंगे और आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगला टाइप बताते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम स्वर को थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे लेवल में। अब यहाँ